चलिए आगे देखते हैं नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी 6 मार्क्स का है। एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में यहाँ पर चॉइस है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में चॉइस होती है, बट आई टोल्ड यू प्रीवियसली ये 8 मार्क्स का होता था, अब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो चॉइस है, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चैप्टर पढ़ के जाएंगे, आपको दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एट दैट मोमेंट आप देखेंगे कि आपको कौन सा बेटर आता है और उससे आप अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। राजेंद्र एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है और ये एडमिशन का क्वेश्चन है। पूछ क्या रहे हैं वो आपसे, जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से एंड में जहां जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट गिवन होगा आपकी आंसर शीट में, वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी। बैलेंस शीट देखकर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो हमें सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से पास करनी होंगी एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, नाउ देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन में शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 50,000 इज टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। अगेन एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसे भी रिवैल्यूएशन में शो कर देंगे। एंड अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑफ 7500 बी प्रोवाइडेड फॉर। एक एसेट आ रहा है, इसे भी रिवैल्यूएशन में शो कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। देखो इसकी तो सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसमें रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपने मार्केट में सेल कर दिए हैं। एक एसेट गया और उसके बदले में आपके पास कैश आया, तो इसे रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे, इसकी सिंपल एंट्री पास करेंगे। Half of the stock was taken by Rajendra at 42,000 and the remaining stock was to be revalued at the same rate. अभी देख लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और रणविजय 1 लाख की कैपिटल लेकर आएगा और अपना शेयर लाएगा गुडविल का, विच इज टू बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोविजन हमें इंक्रीज करना है टू 6% ऑफ डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 6% होता है 6,000, यानी हमें प्रोविजन लेकर जाना है टू 6,000। ऑलरेडी कितने का प्रोविजन है 4,000, तो कितने से प्रोविजन की वैल्यू को इंक्रीज करना है 2,000। तो जितने से वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, जितने से उस वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। सो इसको इमेजिन कर लो, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, बुरी बात हो रही है, रिवैल्यूएशन में इसे हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। सो द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से हमें प्रोविजन यहाँ पे बढ़ाना है, दैट इज 2,000 रुपीज। ये कैसे आया मैंने अभी आपको समझाया। देन एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये एक लाइबिलिटी और आपकी क्रिएट हो रही है, ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड है। इमेजिन कर सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है जर्नल एंट्रीज करने में, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस की होती है। तो जब जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं तो एक बार उन्हें प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप देखें इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अकाउंट्स और उसी से आप जर्नल एंट्रीज आराम से बना सकते हैं। नाउ और देखते हैं, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड। तो ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है, अच्छी बात है। ये हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा रिवैल्यूएशन में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500 रुपीज। अभी मैं इसे कंप्लीट नहीं कर रही हूँ एंट्री को, क्योंकि और भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। फिर वो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। इसको तो सिंपली कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक है हमारे पास बैलेंस शीट में, तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, इसमें रीवैल्यूएशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एट बुक वैल्यू ओनली यू हैव सोल्ड। अगर कम ज्यादा पे सेल की होती फिर हम रिवैल्यूएशन को बीच में ले आते, 40,000। ओके, इसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं। नाउ दे आर सेइंग half of the stock was taken over by Rajendra at 42,000। देखो स्टॉक की वैल्यू है 74,000, 74,000 का हाफ यानी बुक वैल्यू का देखें तो 37,000 का स्टॉक राजेंद्र लेकर जा रहा है 42,000 में।
और वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग स्टॉक है यानी आधा जो बच गया, ऑब्वियसली वो भी 37,000 का होगा, उसको भी आप सेम रेट से वैल्यू कर दो, यानी उससे भी आप 42,000 का मान लो। ना इसके लिए जर्नल एंट्रीज दो तरह से हो सकती हैं, दोनों तरीके बिल्कुल लॉजिकल हैं, जो आपको बेटर लगे वैसे कर दो। तो पहला तरीका ये है कि जो पार्टनर स्टॉक लेकर जा रहा है उसकी हम एंट्री कर दें। कैसे? वेरी सिंपली, राजेंद्र इज द पार्टनर हु इज टेकिंग अवे स्टॉक, सो डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगाते हुए हम कह सकते हैं राजेंद्र करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल से कितने में वो लेकर जा रहा है स्टॉक, 42,000 में। मेरे लिए वो स्टॉक कितने का था जो जा रहा है, मतलब उसकी बुक वैल्यू क्या है, 37,000। तो स्टॉक हमारे यहाँ से जाता हुआ दिखेगा 37,000 का, और जो आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बेनिफिट हो गया है 5,000 का, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट हियर, वेरी वेरी लॉजिकल। देन जो स्टॉक आपका बच गया है उसे भी आपको 5,000 से बढ़ाकर दिखाना है, तो उसे हम यहां दिखा देते हैं क्योंकि ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जा रहा होगा। सो अक्रूड इंटरेस्ट के साथ ही हम स्टॉक को भी यहाँ पे बढ़ाकर दिखा देते हैं। सो दिस इज 12,500। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप टोटल स्टॉक को 5,000 प्लस 5,000 10,000 से बढ़ा दो, यहाँ पे 10,000 लिख दो, और फिर जब वो स्टॉक लेकर जाएगा तो उसको 42,000 का ही दिखा दो, क्योंकि इस एंट्री से पहले हमने स्टॉक की अगर वैल्यू को बढ़ा दिया होगा, तो यहाँ पे जब वो स्टॉक लेके जाएगा तो आप 42,000 से ही उसको दिखा सकते हो। दिस इज द ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। व्हाट एल्स यू कुड डू, पहले ही आप स्टॉक की वैल्यू को टोटल 10,000 से बढ़ा दो, ये तो सेम रहेगा, और फिर जब वो स्टॉक लेकर जाएगा तो उसे 42,000 का दिखा दो, क्योंकि आपने स्टॉक की वैल्यू पहले बढ़ा दी होगी। दैट इज ऑल्सो द राइट वे ऑफ डूइंग, दिस इज ऑल्सो द राइट वे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये प्रोविजन हो गया, आउटस्टैंडिंग बिल हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। नाउ रीवैल्यूएशन का यहाँ पे गेन या लॉस हम फाइंड आउट कर देते हैं। सो वेरी सिंपली, डेबिट साइड पे आ रहा है 52,000, क्रेडिट साइड पे 12,500 एक माइनस करें और 5,000 माइनस करें, आपका आएगा 34,500 का लॉस। अब लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड रेशियो में कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो वेरी सिंपली वी कैन से वन इज राजेंद्र एंड वन इज विजय। ठीक है, सो राजेंद्र कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, डेबिट विजय's करंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ये हमारा लॉस है, नरेशन में आप लिखेंगे इसे 34,500। In the old ratio 3:2. This is 20,700 and 13,800। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज है जिसे राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस, हमें दिखाई दे रहा है एक जनरल रिजर्व 60,000 का, और हमें दिखाई दे रही है गुडविल ऑल्सो। ठीक है, तो ये गुडविल और ये जनरल रिजर्व 60,000 का है, गुडविल 50,000। I'll erase this now. I hope you have noted this. यहां पे हम लिख देते हैं जनरल रिजर्व की वैसे क्रेडिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इसे डेबिट पे लिख देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज दिस, 60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राजेंद्र करंट अकाउंट एंड विजय's करंट अकाउंट। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसके बाद गुडविल की डेबिट नेचर होती है, बट राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट पे लिख देंगे, गुडविल अकाउंट सेम, राजेंद्र करंट अकाउंट, विजय's करंट अकाउंट। ठीक है, इन द ओल्ड रेशियो 3:2,
and the amount here is 50,000. So this is simply 30,000, 20,000, 36,000 and 24,000. ठीक है, चलो ये भी हो गया. अब देखते हैं वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है और वो जो गुडविल लेकर आएगा. नाउ गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल है. ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years से गुडविल निकल जाएगी और फिर हम उसका शेयर यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट हियर. So this is 1,50,000 plus 1,30,000 plus 1,70,000 divided by 3 into 2. ये हमारी गुडविल आ जाएगी ऑफ द फर्म. ठीक है, सो दिस इज 3 लाख. अब 3 लाख में से जो नया पार्टनर है जिसका नाम है रणविजय का शेयर है 2/10. तो 3 लाख का 2/10 would be 60,000. That means he will bring in goodwill of 60,000. ठीक है, और फिर वो मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में. क्या इस क्वेश्चन में हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लें? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है तो हम ऐसा नहीं मान सकते. ठीक है, सो हियर वी हैव बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय. अच्छा बताओ, रणविजय का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखे या करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये एक्चुअली एडिशनल कैपिटल है. दिस इज एक्चुअली कैपिटल विच इज कमिंग इन द बिजनेस, इन द फर्म. So he is bringing in capital of 1 lakh, 2 premium for goodwill, that is 60,000. So total he is going to bring in 1,60,000. Now this premium for goodwill needs to be credited to the old partners in sacrificing ratio. तो एक बार हम यहाँ पे sacrificing ratio भी निकाल लेते हैं. यहां पर हमें पता है द ओल्ड रेशियो इज 3:2 राजेंद्र और विजय के बीच में. ठीक है, न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन 5:3:2 राजेंद्र, विजय और रणविजय के बीच में. ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट राजेंद्र. राजेंद्र का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू शेयर है 5/10. सिंपली टेक द एलसीएम. 6 minus 5, 1/10. लेट्स टॉक अबाउट विजय. ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 3/10. लेट्स टेक द एलसीएम. 1/10. So the sacrificing ratio is 1:1. So things are easier for us, nothing difficult here. 2:2. ये करंट अकाउंट से हम पास करेंगे. टू राजेंद्र करंट अकाउंट 1:1 में करना है. So that is 30,000 and 30,000. टू विजय's करंट अकाउंट. ठीक है, यहां तक देखें, नोट करें, नरेशन लिखेंगे प्रॉपरली. ठीक है विषय, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल हमने कितनी एंट्रीज पास की हैं. 9 एंट्रीज पास की हैं और ये 6 मार्क्स हम यहाँ पे अचीव कर लेंगे. ठीक है, तो इसे प्रॉपर तरीके से देखो. मुझे थोड़े से स्पेस में सब कुछ मैनेज करना है, आपको क्वेश्चन भी दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको ऐसा लग सकता है हैफिजर्ड, बट प्लीज आप इसको अच्छे से करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. नाउ द ऑप्शनल क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिटायरमेंट चैप्टर. तो देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में. सो दे हैव आस्क्ड फॉर द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. तो इसे बनाने में तो हम प्रो है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाने, इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है, तो वी कैन इजिली डू दिस.
सो लेट अस सी, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या चीजें हैं जो राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट होंगी। वन इज दिस डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ कुछ बच्चों को लगता है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का हक होता है, इस पे पार्टनर्स का कोई राइट नहीं होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। यहाँ पे जो ओल्ड रेशो है LMN की वो है 2:2:3। ओके, आगे देखते हैं। On 31st March, M retired from the firm and the remaining partners decided to carry on business. It was decided to revalue assets and liabilities as under: land and building be appreciated by 2,40,000, machinery be depreciated by 10%, 50% of the investments were taken over by the retiring partner at book value, provision was to be made at the rate of 5% on debtors. उसके बाद स्टॉक को वैल्यू करना है एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। गुडविल गिवन है 5,60,000 और न्यू रेशो गिवन है 2:3। तो हमें पता है रिटायरमेंट चैप्टर में हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू sacrificing partner. Total capital of the new firm would be 32 lakh which will be in proportion of their profit sharing ratio, यानी यहाँ पे adjustment of capital का केस है, इसे सॉल्व कर देंगे। नाउ द डिफरेंट पॉइंट इज हियर, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, दैट इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अभी जो हम इतनी सारी बातें पढ़ रहे थे मशीनरी के बारे में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो सब हमें उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन का गेन ऑलरेडी गिवन है। तो हमें रिवैल्यूएशन बनाकर उसका लॉस या गेन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप एक बार चेक कर लेंगे खुद से रिवैल्यूएशन बनाकर कि क्या उसका गेन 1,05,000 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम बनाना प्रिपेयर करते हैं। लेट अस लुक एट द ओपनिंग कैपिटल्स फर्स्ट। 6,25,000, 4 लाख, 5,25,000। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस BD। सो वी हैव 6,25,000, 4 लाख एंड 5,25,000। ये है हमारा बैलेंस BD। ठीक है, आप खुद लिखेंगे इसे अपनी नोटबुक में, बैलेंस BD। ओके, देन वी हैव रिवैल्यूएशन का जो गेन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,05,000 का जो गेन है LM और N के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। सो दैट इज 30,000, 30,000 एंड 45,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, सो दैट इज 70,000 को हम करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। सो दैट विल बी 20,000, 20,000, 30,000। ठीक है, देन दे आर सेइंग कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्टनर लेकर जा रहा है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेकर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जिसका नाम है M। तो वी कैन से M's कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू इन्वेस्टमेंट्स 50,000। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है विच इज गोइंग आउट। तो अब इससे हम अपने कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। M डेबिट पे है, M के डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज जो कि है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इसके बाद अब हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, सो वी हैव हियर ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 2:2:3 LM और N के बीच में। न्यू रेशियो गिवन है 2:3 L और N के बीच में। देखा जाए तो ये रेशियो चेंज नहीं हो रही है पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, यानी हमें अलग से गेनिंग रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली कर सकते हैं कि जो पार्टनर कॉन्टिन्यूइंग है वो गेन कर रहे होंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सो आवर एंट्री वुड लुक समथिंग लाइक दिस: L's capital account debit, N's capital account debit to M's capital account। यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है?
गुडविल ऑफ द फर्म इज 5,60,000। तो 5,60,000 में से एम का शेयर कितना है? 5,60,000 में से एम का शेयर कितना है? 2/7, और उसे हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज 1,60,000 एंड दिस वुड बी 1,60,000 को 2:3 में कर दो, 64,000 एंड 96,000। ठीक है, अब इसे हम पुट कर देते हैं। एल डेबिट पे है, एल के डेबिट पे आ जाओ। एन डेबिट पे है, एन के डेबिट पे आ जाओ। अमाउंट लिख दो रिस्पेक्टिवली जो उनके आगे लिखा हुआ है। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में है यहाँ पे एम्स कैपिटल। देन एम क्रेडिट पे है, एम के क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। ऑपोजिट में दो चीजें हैं तो दोनों लिख दो। सो वन इज हियर एल एंड वन इज एन। ऑलराइट जी, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। इफ वी हैव डन एवरीथिंग, फिर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे कैपिटल्स की। स्टॉक की बातें और जो पीछे हमें प्रोविजन मशीनरी वगैरह की बातें गिवन थी, ये सारी हमारी रिवैल्यूएशन के गेन में अपने आप ही आ गई हैं। यहाँ पे कोई और ऐसी चीज नहीं बची जिसको हमें राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो वी कैन नाउ सेफली डू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो होगी न्यू फर्म की, दैट वुड बी 32 लाख विच विल बी इन द न्यू रेशो। 32 लाख को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एल और एन के बीच में in the ratio of 2:3. So this will be 12,80,000 and 19,20,000. So हमें बैलेंस सीडी ऑलरेडी पता है, क्लोजिंग कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है, बट व्हाट इफ देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर? तो अगर फिर भी कोई बैलेंसिंग फिगर रह जाए तो कैश, बैंक या करंट अकाउंट से हम पास करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं लिखा है तो हम कैश या बैंक से पास करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में गिवन है। तो बैलेंस शीट में यहाँ हमारे पास बैंक है, तो हम अपनी जो बैलेंसिंग फिगर्स है वो बैंक अकाउंट से यहाँ पे पास कर देंगे। ऑलराइट, सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर एल की बात करें तो 20,000 प्लस 64,000 प्लस 12,80,000, एंड इस साइड पे भी 6,25,000 प्लस 30,000, जो डिफरेंस आ रहा है वो इस साइड आएगा बिकॉज दिस साइड इज स्मॉलर। देन एन की बात करें तो 30,000 प्लस 96,000 प्लस 19,20,000 माइनस 5,25,000 माइनस 45,000, ये भी यहाँ पर आएगा। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बैलेंसिंग फिगर हम लोन अकाउंट से पास करते हैं इफ नथिंग एल्स इज रिटन इन द क्वेश्चन। सो लेट अस सी दिस नाउ। ऑलराइट, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, आप एक बार कैलकुलेट करिए। दिस वुड बी 7,09,000, दिस वुड बी 14,76,000 and M's loan would be 5,20,000। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। कैन आई लीव बैलेंस शीट फॉर यू टू प्रिपेयर? आई थिंक यू कैन डू दैट। आप बैलेंस शीट खुद से प्रिपेयर करें एंड मेक श्योर दैट इट टैलीज, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन। तो देखो पहले क्या था, एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और डिसोल्यूशन और डेथ में से जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो कंपैरेटिवली एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर की वेटेड ज्यादा थी, बट अब देखें तो ये सभी इक्वल है। एडमिशन रिटायरमेंट में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, डेथ डिसोल्यूशन में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट? इसलिए ये सभी चैप्टर्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है नाउ। ऑलराइट, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। डेथ का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। नाउ एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने इससे रिलेटेड एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे भी एक बार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। Sandeep, Mehdeep and Amandeep were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 30th June, Mehdeep died. So 30th June को डेथ हो गई है पार्टनर की। The partnership deed provided that on the death of a partner, his executors will be entitled to the following.
एक तो जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो हमें उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है, विच इज 1,15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, विच इज 5,000। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, विच इज 20,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है, गुडविल ऑफ द फर्म है 1,50,000, तो उसका शेयर जो भी बनेगा वील फाइंड आउट। और लोन टू महदीप, यानी फर्म ने लोन दिया हुआ था महदीप को, अब वो हम रिकवर करेंगे, दैट इज 20,000। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या हमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि अगर नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। It was agreed that the amount will be paid to his executors in 3 equal yearly installments with interest at the rate of 10% per annum. The first installment was paid on 30th of June 21. वैसे डेथ हुई थी 30th of June 20 को, अभी देखेंगे। Calculate the amount to be transferred to Mehdeep executor's account and prepare the executor's account till it is finally settled. देखो वो कह रहे हैं कि कितना पैसा हमें एग्जीक्यूटर्स को देना होगा ये आप फाइंड आउट करो और फिर एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाओ। कितना पैसा हमें एग्जीक्यूटर्स को देना होगा उसके लिए वैसे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, बट हम प्रॉपर कैपिटल अकाउंट बनाने की जगह उसकी एक वर्किंग कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएं अच्छे से और फिर एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाएं और उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी करें, राइट। तो इसकी हम वर्किंग कर देंगे, जो अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर्स को पे करना है, और फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हम प्रॉपरली बना देंगे, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। चलिए देखते हैं नाउ। सो amount to be paid to Mehdeep's executors। एक तो उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल थी उसकी 1,15,000 दैट प्लस IOC 5,000 प्लस प्रॉफिट का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ प्लस गुडविल का शेयर। सो 1,50,000 में से महदीप का शेयर 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 60,000। देन उसके बाद लोन जो फर्म ने महदीप को दिया हुआ था अब उसकी रिकवरी होगी, तो इतने से हम पैसे कम पे करेंगे एग्जीक्यूटर्स को। So this is the amount which we need to pay to the executors. So this is 1,80,000. ठीक है, चलिए तो हमें 1,80,000 देना है महदीप के एग्जीक्यूटर्स को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी हर इंस्टॉलमेंट में हम 60,000 60,000 60,000 का प्रिंसिपल देंगे, बट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर आना। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक टाइमलाइन से समझाती हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसे अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। ठीक है, आई होप यू आर रेडी। आई चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट्स मोर विजिबल टू यू। सो जो डेथ हुई है दैट इज ऑन 30th of June 2020। इस दिन डेथ हुई है और उन्होंने कहा है जो पहली इंस्टॉलमेंट हम देंगे दैट विल बी ऑन 30th June 21, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच वी विल पे। ठीक है, हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमें टोटल 1,80,000 की पेमेंट करनी है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी हर इंस्टॉलमेंट में हम 60,000 का तो प्रिंसिपल लौटाएंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पे होगी 30th of June 22 को, दिस इज आवर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेम वी विल से 60,000 प्लस द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे ऑन 30th of June 23, दिस इज आवर थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नाउ अभी तक तो चीजें सिंपल लग रही हैं, बट नाउ द थिंग इज कि बीच बीच में यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है।
जैसे यहाँ पे एक हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ऑन 31 March 2021, यहाँ पे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 March 2022, यहाँ पे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 March 2023। तो बीच में अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि पहले मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक की बातें करूंगी, क्लोज कर दूंगी अपने अकाउंट को, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में मुझे अकाउंट को क्लोज करना होगा। फिर मैं नेक्स्ट ईयर शुरू करूंगी पहले, फिर मैं यहाँ तक की बातें करूंगी, पेमेंट करूंगी, फिर मैं यहाँ तक की बातें करूंगी और अपने अकाउंट को क्लोज करूंगी। तो अगर पेमेंट की डेट कुछ और है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की डेट कुछ और है, तो हमें थोड़ा ज्यादा फोकस से अपना एग्जीक्यूटर्स अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा। आर वी रेडी फॉर दिस? यस वी आर। चलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देती हूँ पहले। सो हियर द पार्टनर हु इज डाइंग, हु इज द डिसीज्ड पार्टनर, वो उसका नाम है महदीप। सो महदीप्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अच्छे से समझेंगे, वी विल टेक टाइम फॉर दिस। तो यहां पर वी नीड डेट ऑल्सो, particulars, amount, date, particulars and amount। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा अमाउंट ऊपर से आ रहा है थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ महदीप ऑन द डेट ऑफ डेथ विच इज 30th June 20, पहले हम वो लिख देंगे बाय महदीप्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने कैलकुलेट किया था ना 1,80,000 का। हाँ, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, बट टेक्निकली ये वहीं से ही आता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम 30th June से लेकर 31st March 2021 तक की बातें करेंगे, क्योंकि जब साल बंद होता है तो हमें अकाउंट बंद करना होगा और वहां तक की सारी बातें हमें सेटल नहीं तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करके रखनी है। तो 30th March तक क्या कुछ इंटरेस्ट बन चुका है इस लोन के ऊपर? यस, इंटरेस्ट थोड़ा सा अक्रू हो चुका है, जिसे हम क्लास में ऐसे बोलते हैं कुक हो चुका है इंटरेस्ट फॉर 9 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 months का इंटरेस्ट आप अक्रू करके दिखाएंगे व्हेन यू क्लोज योर फाइनेंशियल ईयर on 1,80,000 at the rate of 10% per annum। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्म की लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाएगी और ये लाइबिलिटी की डेबिट साइड कम होना दिखाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटर्स, तो यहाँ पर हम 1,80,000 पर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 months कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। So this is on 31st March 2021, 13,500। यहाँ पे हम अपने अकाउंट को एक बार क्लोज कर देंगे बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि ये क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें अपने अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करना है। इवन दो अभी लोन में कोई पेमेंट नहीं हुई है, दैट इज ओके। सो दिस इज बैलेंस CD दैट वी आर गोइंग टू राइट, दिस विल बी 93,500। ये हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं और इस बैलेंस CD को बैलेंस BD बना के दिखाते हैं। दिस इज ऑन 1st April 2021। टाइमलाइन से देखते जाओ, समझते जाओ। बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को रेफर कीजिए। All right. Now we have entered the next year. We are standing on this date, which is 1st of April. तो 1st of April से पहले 30th of June तक आप 3 महीने का इंटरेस्ट और अक्रू कर दो और फिर वही हमारी पेमेंट की डेट होने वाली है, बट इससे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो, राइट? सो 3 months का इंटरेस्ट हम यहाँ पे अक्रू करके दिखाएंगे and the date would be now 30th of June 2021,
3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट हम ड्यू कर रहे हैं वो किस वैल्यू पे करेंगे? डेफिनेटली 1,80,000 पर ही, क्योंकि अभी कोई पेमेंट तो हुई नहीं है, तो यही हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है. सो दिस विल बी 4,500. ये 4,500 हो गया. तो 3 महीने का पहले हमने इंटरेस्ट बना दिया. अब यही हमारी पेमेंट की डेट है. यहां पर हमने 60,000 का प्रिंसिपल तो देना ही है, साथ ही हमें इंटरेस्ट भी देना है, जो हम ये पिछले 9 महीने का भी देंगे और ये 3 महीने का भी देंगे. पिछले 9 महीने का इंटरेस्ट था 13,500, वो भी देंगे, और इन 3 महीनों का इंटरेस्ट है 4,500, वो भी हम देंगे अलॉन्ग विद 60,000. अब ये पेमेंट की डेट है, तो यहाँ पे हम पेमेंट दिखाएंगे क्योंकि इससे फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है. ऑन 30th of June 21, जो हमारी फर्स्ट पेमेंट की डेट है, यहाँ पे हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, एंड टू शो यू प्रिसाइजली दिस इज 60,000 जो हमारी इंस्टॉलमेंट तो बनती ही थी, अलॉन्ग विद दिस इंटरेस्ट 13,500, अलॉन्ग विद दिस इंटरेस्ट 4,500. ठीक है, तो ये हम टोटल अब 78,000 की पेमेंट करेंगे. 78,000 की पेमेंट करेंगे ऑन 30th of June 21. नाउ देखेंगे यहाँ पर, अब हम 30th of June की बात कर चुके, अब हम चलेंगे 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 टिल द एंड ऑफ द ईयर. अब एंड ऑफ द ईयर पे ही हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे. तो अब क्या करो, ये जो 9 महीने हैं, 9 मंथ्स है, इस पे इंटरेस्ट को अक्रू करके दिखा दो, कुक करके दिखा दो, क्योंकि जब साल बंद होता है वहां तक की सारी बातें उस डेट तक जितने भी चीजें बन जाती हैं उन्हें हमें शो करना होता है. तो यहाँ पे 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो आप लिख के यहाँ पे दिखाएंगे, फिर आप साल को बंद करेंगे. बट नाउ द क्वेश्चन इज, किस वैल्यू पे आप ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 1,80,000 में से कितना प्रिंसिपल हम पे कर चुके हैं? 60,000. बचा कितना? 1,20,000. So 1,20,000 पर 10% for 9 months you are going to calculate for this period. प्लीज रिमेंबर कि इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है. So when we have to close our year on 31st of March 22, first we are going to show the interest which is accrued for 9 months on 1,20,000 at the rate of 10%. This is 9,000, और अब हम अपना साल बंद करके दिखाएंगे by finding the balance CD. By finding the balance CD, which is 1,29,000 on 31st of March 22. ठीक है, ये हम अपना ईयर क्लोज कर देते हैं नाउ 2,07,000 से. अच्छा, अब आप बताओ, क्या ये आप अपने आप आगे कंप्लीट कर सकते हो? अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे, तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, फिर पेमेंट की डेट आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करके साल बंद करेंगे, और वो जो 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 60,000 पे होगा, क्योंकि 1,80,000 में से 60,000 का प्रिंसिपल यहाँ दे दिया, 60,000 का प्रिंसिपल यहाँ दे दिया, तो जो इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट विल बी ऑन 60,000 फॉर 9 मंथ. ठीक है, सो आई लीव दिस टू यू. नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस. मैंने आपको सिखा दिया है कि आप किस तरह से इसे करेंगे. दिस इज अ चैलेंज गिवन टू यू. ठीक है, टेक दिस चैलेंज. अगर आपको इसके लिए वीडियो देखने की जरूरत है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो जरूर देख लीजिए, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस. ठीक है, चलिए, नाउ हमारे पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, एंड दिस इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स चैप्टर. ठीक है, देखते हैं एक बार. सो आई फर्स्ट इरेज दिस. On 1st of July 22,
Panther Limited issued 20,009% debentures of rupees 100 each at 8% premium and redeemable at a premium of 15% in 4 equal installments starting from the end of the third year. The balance in securities premium on the date of issue was 80,000. Interest भी आपको पे करना है डिबेंचर्स के ऊपर on 31st March every year. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. नाउ इस क्वेश्चन को भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां पे आपको जर्नल का फॉर्मेट गिवन होगा. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो लेट अस सी particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट. तो यहाँ पे हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक. So we have the first relevant date, that is 1st of July 22. ठीक है, यहाँ पे इशू की 2 एंट्रीज हम पास कर देते हैं, हमें बहुत अच्छे से आती हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सो 20,000 के डिबेंचर्स हैं और 8% के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो 108 यहाँ पे हमारे पास आएंगे. उसके बाद इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर, सो वी आर गोइंग टू शो सिक्योरिटीज प्रीमियम. और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर, तो वी आर गोइंग टू शो 2 भाई. डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिट पर वी आर गोइंग टू शो 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम. Another, we are going to show premium on redemption of debentures account. 2% debentures. Debentures है यहाँ पे 9% debentures. ठीक है, okay. So this is 21,60,000. ओके, नाउ जो प्रीमियम है रिडेम्पशन पे वो 15 रुपीज का है. सो 20,000 इंटू 15, दिस वुड बी 3 lakh. So premium on redemption is also 3 lakh. सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 का है, तो 20,000 इंटू 8, 1,60,000. एंड यहाँ पे हम फेस वैल्यू दिखाते हैं, सो 20,000 इंटू 100, दिस इज 20 लाख. ठीक है, सिंपल इशू की एंट्रीज हमें करनी आती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद हम ये दिखा देंगे कि इंटरेस्ट कैसे पे करना है. इंटरेस्ट की जो जर्नल एंट्रीज हैं, जो अगेन काफी ज्यादा सिंपल होती है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और फिर इंटरेस्ट को हमें एसपीएल में भेजना होता है एज फाइनेंस कॉस्ट. दिस इज ऑन 31st ऑफ दिस ईयर, क्योंकि एंड में हम दे रहे हैं इंटरेस्ट. सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी चलेगा, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. नरेशन लिखते जाएंगे. देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. After that, we are going to transfer this debenture interest to SPL as finance cost. Statement of profit and loss, ब्रैकेट में लिख दो फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अमाउंट कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट का. So let us look at that. Face value पर 20,000 into 100 पर 9% for
जुलाई से इशू हुए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 months वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 20 लाख पर 9% for 9 months. So this is 1,35,000. 1,35,000. Here also 1,35,000. Here also 1,35,000. All right. उसके बाद लास्ट चीज हम ये करेंगे कि ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इससे भी हमें राइट ऑफ करना होता है, जिसके लिए पहली प्रेफरेंस हम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग में 80,000 था और भी आ गया 1,60,000। तो 80,000 पहले था और आ गया 1,60,000, टोटल अमाउंट बन गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,40,000। और जो लॉस हमें राइट ऑफ करना है दैट इज 3 लाख। तो 3 लाख में से 2,40,000 हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देंगे और बाकी का 60,000 हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ करके दिखाएंगे। बताइए, ये बात आपको समझ में आती है? एंड दिस विल ऑल्सो हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब जो उन्होंने बोला हुआ है ना कि रिडेम्पशन ऐसे ऐसे होनी है 3 years में या 4 years में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नया ट्रीटमेंट है वो यही है कि रिडेम्पशन चाहे जैसे भी होनी है, हमें लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करके दिखाना है एट द एंड ऑफ द ईयर जिसमें इशू हुआ है। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। So here we are going to say securities premium account debit. This will be 2,40,000. I hope you've understood कि ये 2,40,000 कैसे आया। बाकी का क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से दिखाएंगे हम 60,000 and we are just going to write this off. Loss on issue of debentures account at the end of the year. ठीक है, all right. ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। उन्होंने हमसे एक चीज और मांगी है इस क्वेश्चन में, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, विच इज नॉट डिफिकल्ट विषय। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो हमने पास कर ही ली है ना, तो अब हमारे लिए अकाउंट बनाना कोई ज्यादा चैलेंजिंग चीज नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount. All right, अब देखते हैं। So the first entry that we have, which is related to loss on issue, डेबिट साइड पे आ जाओ, लिख दो 3 लाख। ऑपोजिट में क्या है? ऑपोजिट में जो इसका भाई है उसका नाम लिख दो, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डेबिट साइड पे हम आ जाते हैं, 3 लाख लिख देते हैं और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये इशू वाली डेट पे हो रहा है। इशू वाली डेट कौन सी है? 1 जुलाई 22। ठीक है, उसके बाद अनदर एंट्री जहां पे ये आ रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। ऑपोजिट में दो चीजें हैं तो दोनों लिख दो, 1 is 2,40,000, 1 is 60,000। बस इसे हम क्लोज कर देंगे। हियर द डेट इज 31 March 23। One is securities premium and another is statement of P&L. Statement of P&L। बताइए, बात समझ में आती है यहाँ पर आपको? ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली सिंपल। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे हमें 6 मार्क्स मिल गए हैं फॉर पासिंग दीज जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक एक बार देखिए। चलिए नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड। अब हम पार्ट बी पर आ गए हैं। पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का होता है और ये हम 40 to 45 मिनट्स में बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। Freedom to choose the method of depreciation
refers to which limitation of financial statement analysis? देखो, अगर वो हम पे छोड़ देते हैं कि हम अपने हिसाब से मेथड चूज कर ले डेप्रिसिएशन का, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड, चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो इससे कौन सी लिमिटेशन रिफ्लेक्ट हो रही है? सो दैट वुड डेफिनेटली बी नॉट फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि अगर हम पे छोड़ दिया है कि हम अपने हिसाब से देख लें, तो हम बायस्ड हो सकते हैं, पार्शल हो सकते हैं, जो चीजें हमें सूट करती हैं वो हम पिक कर लेंगे, मे बी विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट इट मे लीड टू, बस अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम चूज कर लेंगे, सो इट कैन लीड टू बायस. ओके, देन dash is included in current assets while preparing balance sheet as per revised schedule 3, but excluded from current assets while calculating current ratio. ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि करंट रेशियो की कैलकुलेशन के लिए हम लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते, बिकॉज देन इट डिफीट्स द होल पर्पज ऑफ द रेशियो. यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं in relation to current liabilities, यानी ऐसे assets which can be converted into cash. But loose tools और stores और spares basically हम conversion into cash के लिए hold नहीं कर रहे होते हैं. So even though loose tools, stores and spares ये हमारे current assets होते हैं, but करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए हम इन्हें करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. देन debt equity ratio of Dhamaka Limited is 3:1. Debt equity ratio is obviously debt upon equity. Which of the following will result in decrease in this ratio? जैसे पहले बोल रहे हैं issue of debentures. अगर debentures issue करेंगे तो हमारा debt बढ़ जाएगा, numerator बढ़ जाएगा, तो रेशो बढ़ जाएगी. सो ये सही आंसर नहीं हो सकता. इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स फ्रॉम हुम मशीनरी वाज परचेज, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इससे भी डिबेंचर्स बढ़ जाएंगे, डेट बढ़ जाएगा, तो रेशो बढ़ जाएगी, तो ये भी सही आंसर नहीं हो सकता. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इससे स्टॉक बढ़ेगा और करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, जो हमारी रेशो में इन्वॉल्व नहीं है. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नाउ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स से इक्विटी बढ़ेगी यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो हमारी रेशो कम हो जाएगी. सो यस, दिस इज द राइट आंसर. चलिए उसके बाद देखते हैं. स्टेटमेंट 1 गिवन है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं कि जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है, तो अगर हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल की तो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कम हो जाएंगे, बट ऑन द अदर हैंड कैश हमारा बढ़ भी जाएगा. सो दिस इज लाइक एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरी पॉकेट में डालना. दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. आगे देखते हैं. व्हाट आर दे आस्किंग? स्टेटमेंट 2 है, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश. नहीं, जो हमने डिबेंचर्स रखे हैं बैंक के पास एज कोलेटरल, उसके लिए हमें कोई कैश नहीं मिल रहा होता, तभी तो हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स. हाँ, जो हमने लोन लिया उसके लिए तो ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे, बट डिबेंचर्स जो हमने आज कोलेटरल रखे हैं उसके ऊपर हमें कैश नहीं मिलता है. तो वी वुड से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है. देन इशू ऑफ बोनस शेयर से क्या होगा? अगर हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो बेसिकली हम अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे होते हैं. बेसिकली रिजर्व्स को यूज करके हम शेयर्स कैपिटल यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, इससे कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है. सो दिस विल रिजल्ट इन नो इफेक्ट. ओके, उसके बाद देखते हैं. आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो देखते हैं कैसे करेंगे. बैंक लोन देखो 1 लाख से नील हो गया, यानी कि हमने रीपे किया होगा बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इससे हमारा 1 लाख का आउटफ्लो हो रहा है. देन equity share capital raised during the year, so issue of shares, इससे हमारा इनफ्लो हो रहा है 3 लाख रुपीस का. 10% बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन 1st of April 22, यानी जैसे ही साल शुरू हुआ वैसे ही हमने बैंक लोन को रीपे कर दिया, तो स्टार्टिंग में ही लोन 0 हो गया. तो क्या हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं. वैसे यहाँ पे 10% इंटरेस्ट था बट हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते,
बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही लोन की वैल्यू निल हो गई है, तो लेट्स फॉरगेट द इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर दिस ईयर, सो प्रीवियस ईयर हमने 50,000 का डिविडेंड प्रपोज किया था, जिसमें से शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 20,000 का डिविडेंड अप्रूव किया। आपको बताया कि पहले जो डायरेक्टर्स हैं वो डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में इस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। वो इस डिविडेंड को कम कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने 20,000 का ही डिविडेंड अप्रूव किया है, यानी यहाँ पे डिविडेंड पेड हम लिखेंगे 20,000। 20,000 का यहाँ पे आउटफ्लो हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो ये क्या आ गया हमारा टोटल, फाइनली वी गेट 1,80,000 का कैश फ्लो। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। देन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है एंड वी कैन फेच फुल मार्क्स आराम से। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे टॉप 51 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हुए हैं, उससे बाहर कोई नहीं आएगा आपके पेपर में, तो जरूर कवर कर लेना वो वीडियो। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ मेजर हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा। तो लूज टूल्स की बात करें तो इसका जो मेजर हेड है वो करंट एसेट होगा और सब हेड होगा इन्वेंट्रीज। देन लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये छोटे समय का लोन है, तो इसका जो मेजर हेड है वो है करंट लायबिलिटी और जो इसका सब हेड है वो है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसका जो मेजर हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज और उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मेजर हेड है करंट एसेट और सब हेड है अदर करंट एसेट। कैपिटल एडवांसेस का जो मेजर हेड है वो है नॉन करंट एसेट्स और उसमें है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, हमने यहाँ पे शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं, मेजर हेड है नॉन करंट एसेट और सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे आप 3 on 3 ले सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स कटने का कोई भी वजह नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं नाउ। वी हैव रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। रेशियोज आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आप अपना पूरा फाइल जो बनाते हो उसमें भी रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स है। अ कंपनी हैड लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमें गिवन है 1.5, यानी 1.5:1 होगा। ओके देखते हैं आगे। देन 2 is the current ratio, 2 is the current ratio which is CA upon CL। फिर आगे उन्होंने बता दिया है कि करंट एसेट्स है 8 लाख, तो करंट एसेट्स अगर 8 लाख हैं तो यहाँ पर हमारा CL कितना होगा, CL would be 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। देन यहाँ पर आ जाते हैं, अगर CL 4 लाख है तो लिक्विड एसेट्स कितने होंगे, लिक्विड एसेट्स वुड बी 6 लाख। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, CA माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। देखते हैं वो पूछ क्या रहे हैं हमसे। देन वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है अगर, तो आप सेल्स फाइंड आउट करो इफ द गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है दैट इज कॉस्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। नाउ एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, बट अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता है, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता लग जाए ना, तो उसी को हम एवरेज मान लेते हैं। अगर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता लग जाए तो उसी को हम एवरेज मान लेते हैं। सो यहाँ पर इफ वी लुक एट दिस रेशियो, can I say that liquid assets are nothing but current assets minus inventory, और ये इन्वेंट्री बेसिकली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है अपॉन CL। तो यहाँ पर हमें CA पता है 8 लाख, इन्वेंट्री नहीं पता और CL भी पता है 4 लाख। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, दिस विल बी 6 लाख। इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2 लाख, ठीक है। 2 लाख हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आगे क्या करना है? ITR इज 6 टाइम्स, दिस इज कॉर्फो अपॉन, ये हमारी वैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बट क्लोजिंग को ही एवरेज मान लिया जाता है अगर और कोई तरीका नहीं है। सो यहाँ पे कॉर्फो इज 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब वो कह रहे हैं कि सेल्स की वैल्यू निकालो अगर प्रॉफिट आपका 25% है कॉस्ट पे, ये कॉस्ट है ना। सो बेसिकली कॉर्फो प्लस जीपी is equal to sales या RFO. Corfo is 12 lakh and GP is 25% of this or 1/4 of this, which will be 3 lakh. तो हमारी जो एनुअल सेल्स है that would be 15 lakh. बताइए, बात समझ में आती है? सो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी सेल्स निकाल लेंगे 15 लाख। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। अभी जो रिसेंटली रेशियोज इंट्रोड्यूस हुई है प्रीवियस सेशन में, उसमें से एक है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही ज्यादा सिंपल है वैसे ये, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, इज टू 1 से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। सो शेयर होल्डर्स फंड्स 15 लाख, डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। अगर एक बार बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट बना के देखो तो शेयर होल्डर्स फंड्स हो गए 15 लाख, डिबेंचर्स हो गए 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज हो गई 2,50,000 and here we have 17,50,000, 7,50,000. So we are going to get 25 लाख, ठीक है। तो दिस इज फाइन, वी वर जस्ट रीचेकिंग। अब यहाँ पे डेट कितना है? डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट 7,50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन, सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सो दिस इज 22,50,000। तो इससे हमारा आंसर आ गया वेरी सिंपली 0.33:1। So this was the second part of the question. देख लीजिए एक बार। चलिए, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे 4 मार्क्स लेना अगेन बहुत ज्यादा इजी है। कंपेरेटिव कॉमन साइज वाला जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सो फर्स्ट पार्ट इज कॉमन साइज एसपीएल बनाए या फिर कंपेरेटिव एसपीएल बनाए, जो भी आपको अच्छे से आता है वो बना सकते हैं। कॉमन साइज कैसे बनाते हैं? जैसे प्रीवियस ईयर की वैल्यूज लिखी, फिर करंट ईयर की, फिर सभी वैल्यूज की परसेंटेज कैलकुलेट की एज अ परसेंटेज ऑफ RFO फॉर द प्रीवियस ईयर ऑल्सो एंड द करंट ईयर एज वेल। तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। सो हियर वी हैव RFO, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से पहले हम कॉर्फो फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि हमें RFO भी पता है, GP भी पता है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंसेस में हम लेंगे और फिर अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो गिवन टू अस। तो यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट। सो देखो, RFO ऑफ द प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लाख, ऑफ द करंट ईयर इज 8 लाख। नाउ ये जो परसेंटेज में GP है ना, दिस इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ RFO इफ नथिंग एल्स इज गिवन। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो GP इज 70% ऑफ 10 लाख यानी 7 लाख, मतलब जो कॉस्ट होगी दैट वुड बी 3 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। Then here 60% of 8 lakh, that is 4,80,000 is your GP. So cost of revenue from operations would be 3,20,000. ठीक है। Other than this, we also have the other expenses. पिछले साल के other expenses है 2,60,000, 2,60,000, और इस साल के जो other expenses है वो है 2,20,000। ठीक है, ये हमारा SPL का फॉर्मेट है, बेसिक, नथिंग डिफिकल्ट हियर। देन वी हैव द टोटल एक्सपेंसेस।
एक टोटल रेवेन्यू का भी वैसे कॉलम होता है, बट वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अदर इनकम कोई नहीं थी। तो टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं यहाँ पे 5,60,000 एंड 5,40,000, 5,60,000 एंड 5,40,000। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दिस वुड बी 4,40,000 and RFO minus this total expenses, this would be 2,60,000. Then we have tax rate as 50%, तो टैक्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1,30,000. So here we have profit after tax then, which is obviously the same. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जैसे अगर हम 21-22 ईयर की बात करें, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच वैल्यू as a percentage of RFO. So like 10 lakh divided by 10 lakh into 100, 3 lakh divided by 10 lakh into 100, 2,60,000 divided by 10 lakh into 100, 5,60,000 divided by 10 lakh into 100, 4,40,000 divided by 10 lakh into 100, 2,20,000 divided by 10 lakh into 100, 2,20,000 divided by 10 lakh into 100. This is how you calculate the percentage. ठीक है, इसी तरह for this year you are going to divide all the values by 8 lakh. 8 lakh divided by 8 lakh into 100, 3,20,000 divided by 8 lakh into 100, 2,20,000 divided by 8 lakh into 100, 5,40,000 divided by 8 lakh into 100, 2,60,000 divided by 8 lakh, 1,30,000 divided by 8 lakh into 100, then 1,30,000 divided by 8 lakh into 100. So this is our common size statement of P&L. ठीक है, I hope this is clear to you. Now moving on to this, यहाँ पे हमें बनाना है कंपेरेटिव एसपीएल. तो कंपेरेटिव एसपीएल कैसे बनाते हैं, ये भी सिंपल होता है. इसमें प्रीवियस ईयर का कॉलम, करंट ईयर का कॉलम, देन एब्सोल्यूट चेंज, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज इज absolute change divided by the original value, previous year value into 100. जैसे आप कह सकते हो this is A, B, C is B minus A, and this D is C upon A into 100. Okay, values देखते हैं. So RFO for the previous year is 8 lakh, for the current year is 10 lakh. Absolute change is 2 lakh. 10 lakh minus 8 lakh. Other income for the previous year is 1,50,000. For the current year is 2,20,000. Change is 70,000. Okay. Total revenue इनका हम addition कर देते हैं. This is 9,50,000. This is 12,20,000. This is 2,70,000. ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेंसेस में वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 3 lakh. Here we have 4 lakh. Then we have changes in inventories 1 lakh, and we have 2 lakh. ठीक है, here. अच्छा, यहाँ पे एक मिस हो गया, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो अदर एक्सपेंसेस भी हमें लिखने होंगे. नाउ अबाउट अदर एक्सपेंसेस आई वांट टू टॉक टू यू. देखो, ये जो अदर एक्सपेंसेस है ये गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉर्फो, 10%, 15%. Let me tell you, CORFO is cost of materials consumed plus changes in inventories, because this is going to give us something like जैसे होता है ना opening stock plus purchases minus closing stock. तो इन दोनों का एडिशन करके we are going to get cost of revenue from operations. तो इन दोनों का एडिशन जैसे 3 लाख प्लस 1 लाख इज 4 लाख, 4 लाख का 10% हो गया यहाँ पे
40,000। बट अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे ना, वहां पे उन्होंने ये परसेंटेज आरएफओ की ही ले ली है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन आपने कॉर्फो बोला है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अगर परसेंटेज हम आरएफओ की ले ले फिर तो गलत है ना। बट दिस इज अ मिस्टेक इन योर मार्किंग स्कीम। तो अगर तो यहाँ पे आरएफओ होता फिर तो ठीक है, हम 8 लाख का 10% ले लेते, 10 लाख का 15% ले लेते, बट यहाँ कॉर्फो लिखा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, सो ये 40,000 एक्चुअली मैंने इधर लिखना था, हियर। देन वी हैव 4 lakh plus 2 lakh. This is going to give us cost of revenue from operation 6 lakh का 15% यहाँ पे हो गया हमारा 90,000। ठीक है, अब हम टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। दिस इज 4,40,000 एंड दिस इज 6,90,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स का रेट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Okay, so here profit before tax would be 5,10,000. That is this minus this, and here it would be 5,30,000. फिर इनका 30% करके हम टैक्स निकाल देंगे और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। So 30% of this is 1,53,000, and here it is 357. And here it is 159 and 371। ठीक है, बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नोट करिए यहाँ तक। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको डाउट है आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता है कि वी प्रिपेयर दिस प्रॉपर फॉर्मेट। वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं। फिर हम दिखाते हैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक बार हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। First, we have tax provided during the year. Okay, tax provided during the year. We already have provision for tax given. So we have 3 values of tax. तो यहाँ पे हमें provision for tax का account बनाना होगा। उसके बाद हमें डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट बना देंगे। Non-current investments costing 30,000 were sold for 40,000 during the year. Gain on sale of investments was credited to capital reserve. तो हम non-current investments का भी अकाउंट बना देंगे। And additional debentures were issued on 31st March. This is given for छुपी हुई बात और hidden adjustment which is interest on debentures, अभी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। टैक्स से रिलेटेड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जहाँ पे सभी तरह के ट्रीटमेंट्स आई हैव डिस्कस। सो ये एक लाइबिलिटी होती है, इसका बीडी हम इस साइड पे लिखेंगे। नाउ दिस इज द प्रीवियस ईयर, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट 28,000, CD इज 30,000। ये जो गिवन है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस वी आर गोइंग टू राइट हियर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड दिस वी ऐड, जहां पे हम वर्किंग स्टार्टिंग में जो वर्किंग बनाते हैं उसमें हम इसको ऐड करके दिखाते हैं। सो दिस इज टैक्स प्रोवाइडेड, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट वुड बी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे नीचे माइनस करके दिखाते हैं। सो दिस वुड बी आवर बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा हमारा 15,000। चलिए, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो हमें अलग से 2 अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सिंपली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लाइक एन एसेट अकाउंट, इससे रिलेटेड भी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आई हैव अपलोडेड। सो वी हैव प्लांट एंड मशीनरी में द ओपनिंग balance is 4,90,000 and 7,75,000. 4,90,000 and 7,75,000.
वी हैव डेप्रीसिएशन जिसे हम एसपीएल से शो करते हैं, इसे हम ऐड करते हैं ऊपर जहां पे हम दिखाते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी दैट वुड बी परचेजेस, क्योंकि इस साइड पे आ रहा है बैंक अकाउंट से परचेजेस, और इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। इसको हम ऐड करेंगे कहाँ पे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसे हम इन्वेस्टिंग में शो करेंगे। सो दिस इज 4,05,000। चलो उसके बाद वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी हमने सेल किया है, तो इससे भी, इसके लिए भी हम अकाउंट बना देते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। Opening balance is 50,000, closing balance is 90,000. 50,000, 90,000। यहाँ पे हमने कितने की सेल की है, 40,000 की सेल की है हमने इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे आर सेइंग कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स को हमने 40,000 पे सेल किया। यहाँ पे हम सेल वैल्यू लिखते हैं। 10,000 का जो गेन है, नॉर्मली हम गेन एसपीएल में ट्रांसफर करते हैं, बट वो कह रहे हैं कि इसे हमने कैपिटल रिजर्व से दिखाया है। ओके, अगर कैपिटल रिजर्व से दिखाया है तो ठीक है, फिर इसे हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहां तो हम वो चीजें दिखाते हैं जो एसपीएल में गई होती हैं। So here we are going to write 10,000. Now the balancing figure, this is 1,30,000, this is 60,000. So the balancing figure is 70,000, which is purchases, purchases of non-current investments. इसे हम दिखाएंगे अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल रिजर्व है, देखो ये 10,000 से बढ़ रहा है, और ये जो 10,000 से बढ़ रहा है, दिस इज एक्चुअली गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, लेट अस सी नाउ। सबसे पहले हम एक छोटी सी वर्किंग बनाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इस वर्किंग में हम टैक्स की बातें करते हैं, डिविडेंड की बातें करते हैं, जनरल रिजर्व की बातें करते हैं, और ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की भी बातें करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन we'll start with surplus. Surplus, that is balance in SPL, क्लोजिंग वैल्यू से अगर हम स्टार्ट करें और उसमें से ओपनिंग वैल्यू माइनस करें, तो वी गेट कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो इस साल में देखते हैं हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। सो वी हैव हियर 60,000 इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग इज 80। तो इस साल में हमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट। अब इसमें हम क्या क्या चीजें शो करेंगे, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड। वी डू नॉट हैव एनी डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन, तो डिविडेंड की बातें हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कितना गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स, 17,000। ठीक है, 17,000। देन वी हैव ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट्स में से ही जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ होता है, जनरल रिजर्व। सो दैट इज हियर 70,000 का यहाँ पे जनरल रिजर्व है। सो हियर इट इज 70,000 प्लस 20, 90 प्लस 17, 1,07,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और इससे हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे, इससे हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट आप बनाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड।
What is the year which is given? 31st March 23. All right. So we'll write particulars. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट कि हम पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट कर रहे हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दिस इज आवर हेडिंग. ओके. इसमें फिर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,07,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्किंग नोट. नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस प्रॉफिट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. सो वील राइट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सी होती है? डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. यहाँ एक छुपी हुई बात है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द क्वेश्चन एज 1,20,000. ठीक है, तो ये 1,20,000 हम लिख देंगे पहले डेप्रीसिएशन. ऑलराइट. उसके बाद देखो यहाँ पे छुपी हुई बात है, परसेंटेज गिवन है डिबेंचर्स के साथ 10% डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात होगी. अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस वैल्यू पे या इस वैल्यू पे? जो वैल्यू पूरा साल चली उस पे. देखते हैं, कुछ उन्होंने हमें बताया हुआ था. एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31st March 23. यानी कि हमने जो एक्स्ट्रा डिबेंचर्स यहाँ पे इशू किए हैं 50,000 के, वो साल के एंड में किए हैं. तो पूरा साल कितने के डिबेंचर्स चले होंगे? 1 लाख के. इस पे भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है. तो 1 लाख के ऊपर 10,000, 10%, 10,000 इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो दो जगह जाएगा. एक तो ये पहले पीएनएल में चला जाता है, बट हमें इसका इफेक्ट खत्म करना है बिकॉज इसकी नेचर फाइनेंसिंग है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग चीज है. यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और फिर इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे. ठीक है, 10,000. अच्छा, अनदर थिंग, ये जो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स था ना, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वैसे तो वो एसपीएल में जाता है. अगर वो नॉर्मली एसपीएल में जा रहा होता तो यहाँ पे हम लेस कर देते, बट अभी उन्होंने बोला है कि वो एसपीएल में नहीं गया, कैपिटल रिजर्व में गया. और हमने कैपिटल रिजर्व को भी देख लिया कि वो 10,000 से ही बढ़ रहा है, जो कि गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स था. तो क्योंकि वो एसपीएल में गया ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें अभी नहीं दिखाना है गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो ये हमारा आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बातें करेंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो ये हमारा आ जाएगा 2,37,000. इसके बाद हम क्या करते हैं? अच्छी बातें लेस, बुरी बातें ऐड. इन कॉन्टेक्स्ट विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इसका भी लॉजिक होता है. डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम प्लस करेंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे. नाउ लेट अस सी, यहाँ पर वी हैव इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है तो हम इसको करेंगे माइनस. ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो रही है, इसको हम करेंगे प्लस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम यहाँ पे नहीं दिखाते, वो एंड में दिखाते हैं. करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की पोर्टली में तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसकी बातें तो हमने कर दी. ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, ये बुरी बात है, इसको हम करेंगे ऐड. तो ऐड में एक आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स, और लेस में हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स ऐड में,
ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एड में, एंड इन्वेंट्रीज लेस में। इसके बाद हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, एंड देन द लास्ट स्टेप फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड, एंड वी विल गेट आवर आंसर फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो टैक्स पेड है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी फ्रॉम द अकाउंट दैट वी प्रिपेयर्ड। So this would be net cash flow from operating activities. Okay. So trade receivables में है 1,74,000, trade payables 18,000. आप अपने आप कैलकुलेट करके देखो। इन्वेंट्रीज में 2,07,000 एंड फाइनली ये हमारा आएगा 2,22,000. दिस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक देखो। देन टैक्स पेड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 15,000, तो 15,000 इसमें से माइनस करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज 2,07,000, और इसको हम ए नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं रह गया। विल गिव द सेकेंड सब हेडिंग of the cash flow statement, which is cash flow from investing activities. इसमें एक तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का परचेजेस आ जाएगा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आउटफ्लो होगा ये। वन वुड बी सेल ऑफ proceeds from sale of non-current investments, जो हमने 40,000 की सेल की थी। आई रिमेम्बर दिस वैल्यू। देन ऑल्सो एक परचेजेस आया था बैलेंसिंग फिगर, इज इट? आई नीड टू चेक। क्या बैलेंसिंग फिगर आया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में? यस, देयर वाज वन ऑफ 70,000 और यहाँ पे 4,05,000, ठीक है। 70,000 एंड 4,05,000 ये आउटफ्लो है। दिस इज आउटफ्लो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और कुछ तो नहीं है। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। ब्रॉडली वी हैव दिस प्लांट एंड मशीनरी, वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और इनकी बातें हम कर चुके हैं। सो वी हैव दीज 3 आइटम्स, जिसमें से 2 आउटफ्लो हैं और 1 इनफ्लो है। तो लेट अस सी। सो यहाँ पर 4,35,000 का हमारा नेट आउटफ्लो है। दिस इज बी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें एक तो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। One, we have payment of interest on debentures and share capital भी होगा। Payment for interest on debentures 10,000 हमने अभी कैलकुलेट किया था। And how much is the issue of debentures? Issue of debentures is 50,000 and how much is issue of shares? 2 lakh. Issue of shares is 2 lakh. ठीक है। That is also inflow. Proceeds from issue of shares, ठीक है। सो यहां पर हमारा आ गया
2,40,000 पॉजिटिव में, दिस इज सी, राइट? सो दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को प्लस कर देंगे। अगर तो पॉजिटिव में आया तो वी से नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, अगर नेगेटिव में आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो अभी मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और हमारा जो आंसर है वो मैच हो जाना चाहिए विद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमने सही ही किया होता है। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ओपनिंग है 33,000 और क्लोजिंग है 45,000। ओपनिंग है 33,000 और क्लोजिंग है 45,000। तो देखते हैं अभी, होपिंग की सही आ जाएगा, पहले ही लिख दिया मैंने। अब ए बी सी को प्लस कर देते हैं। ए पॉजिटिव में है 2,07,000 प्लस सी भी पॉजिटिव में है 2,40,000 माइनस बी नेगेटिव में है 4,35,000। इससे हमारा क्या आता है, इससे आता है हमारा 12,000। और ये पॉजिटिव में आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 12,000। उसमें हमने ओपनिंग ऐड किया तो क्लोजिंग की वैल्यू आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी मेहनत लगी इस वीडियो के लिए, बहुत ही मैंने कोशिश की है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स मतलब एक बार रिवाइज भी मैं करवाती जाऊं। बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। प्लीज मेक श्योर टू कवर देम। बहुत मेहनत करो, एग्जाम सब दूर नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। प्रीवियस ईयर्स के भी सैम्पल पेपर्स खुद से सॉल्व करो, ठीक है? कोई भी डाउट्स है आपके या कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, प्लीज आस्क इन द कमेंट्स। आई वुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।